अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब से गुफ्तगू होगी जिन खबरों पर डाल लेते हैं एक नज़र उन पर। मुशर्रफ की अदालत से फरार होने के जिम्मेदार आईजी इस्लामाबाद हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। मियां नवाज शरीफ मेरे साथ टीवी के ऊपर एक मुनाजरे पे तो आ जाओ। मुझे पता है नवाज शरीफ तुम थोड़े से डरपोक हो। क्रिकेट में तो मुकाबला नहीं कर सकते थे, मुनाजरे में तो कर लो। क्रिकेट में हारने का डर है तो मनाजरा कर लो। इमरान खान का नवाज शरीफ को चैलेंज। सीक्रेट फंड्स का पहाड़ खोदा, निकला चूहा भी नहीं। विफाक और सूबों में खसरे की जंग, निशाना मासूम बच्चे। जी आपने देखी और शामी साहब सबसे पहले जिक्र उस परिवश का, मुशर्रफ साहब का, कि उनके फरार के इल्ज़ाम में आईजी इस्लामाबाद बेचारे मुसीबत में फंस गए। हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आईजी साहब ने गलत बयानी की है। जी बिल्कुल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है इन मामलात में। भागे भी तो वहीं से था ना। हाँ, ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के बारे में एक पैगाम सर्कुलेट कर रहा है, ईमेल मुझे भी आई है जी, जिसमें उनकी शख्सियत के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। अच्छा। उसमें कहा गया जी कि 1988 में ये वकील बने, 1990 में हाई कोर्ट के एडवोकेट बने, 2001 में ये एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने और 2002 में इन्होंने जमात इस्लामी के टिकट पर MMA के ज़ेर एहतमाम इलेक्शन में हिस्सा लिया NF 54 रावलपिंडी से और इनको 12,676 वोट मिले। अच्छा। और पीपल्स पार्टी के जमूरत खान के मुकाबले में इनको शिकस्त हुई। फिर 2007 में इन्होंने जो वकला की तहरीक है उसमें हिस्सा लिया। फिर ये जो फ़कीर हुसैन, राना फ़कीर हुसैन, एक मास्टरमाइंड था जो मुशर्रफ के ऊपर हमले हुए ना, सुसाइड अटैक उनका, उनको कत्ल करने के लिए। हाँ। तो ये उनके वकील थे और उनको इन्होंने ज़मानत दिलवाई। ठीक है। और फिर 2007 में ये कई मिसिंग पर्सनस जो हैं उनकी वकालत करते रहे और 2009 में ये लाल मस्जिद के जो खतीब थे मौलाना अब्दुल अजीज साहब, जी जी, उनकी वकालत इन्होंने की। अच्छा। और उनके बारे में जो कैद हुई या नज़रबंदी हुई उनकी, वो बहरिया टाउन में जो उनका घर है उसमें उनका नज़रबंद कर दिया गया। ठीक है। यानी जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब अपने घर में नज़रबंद है ना, जी जी, उसी तरीके से मौलाना अब्दुल अजीज भी बहरिया टाउन में नज़रबंद हो गए। तो ये सारी तफसील बयान की गई है और भेजने वाले का मकसद ये मालूम होता है कि उनके तासुब पर दलाइल लाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी वकील का किसी जमात के टिकट पे इलेक्शन लड़ना कोई बुरी बात नहीं। ठीक है। किसी मौक्कल की पैरवी करना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा। जस्टिस जावेद इकबाल जो हैं वो भुट्टो के मुकाबले में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। ठीक है। और भुट्टो साहब कामयाब हो गए। उसके बाद उनको जज मुकर्रर कर दिया गया हाई कोर्ट का, उस पर किसी ने एतराज़ नहीं किया। मुख्तलिफ सियासी वाबस्तगियों से ताल्लुक़ वाबस्तगियों वाले लोग जो हैं वो हाई कोर्ट के जज मुकर्रर होते हैं, ये कोई ममानियत नहीं है। अच्छा। हाँ, जज मुकर्रर होने के बाद किसी सियासी वाबस्तगी में का दामन पे दाग नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ ये है कि भाई उन्होंने मौलाना अब्दुल अजीज का मुकदमा लड़ा, तो भाई हर शख्स को हक हासिल है अपना मुकदमा लड़े। किसी लड़ाए, वकीलों को हक हासिल है। देखिए, वकील जो है वो तो चोरों के, डाकुओं के, लुटेरों के, औलिया अल्लाह के, मौलवी हजरात के,
सियासतदानों के, डॉक्टरों के, इंजीनियरों के, हर के वकील होते हैं। ये दीगर लोग तो जरा कम ही होते हैं, जो पहले भी वाले है, जिन पर मुकदमा होगा जी। या जिनको अदालत में पेश होना को वकील करेंगे। ठीक है। तो किसी यानी मुवक्किल का वकील होने से अगर कोई किसी शख्स पे डाकू इल्जाम हो डकैती का और उसका कोई वकील बन जाए ठीक तो है। डाकू नहीं होता वकील। अच्छा, कोई कत्ल का मुकदमा हो तो कातिल हो, वो कातिल नहीं हो जाता। ठीक है। तो इसलिए जो लोग भी ये एतराज़ात कर रहे हैं उनको इससे गुरेज करना चाहिए। लेकिन जो वो कह रहे हैं कि आईजी को मुअत्तल कर दो, नहीं, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो है ना, इस पस मंजर के साथ हाँ। मुनासिब होता कि वो इस केस की समाअत ही न करते। डिग्निटी इसी में थी। अच्छा, एतराज नहीं है, तो कहीं कानूनी एतराज नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो तकवे के ज़िम्मन में आती है। ठीक है। फतवा एक और चीज है, तकवा एक और चीज है। अच्छा, इमाम अबू हनीफा से किसी ने पूछा कि पानी को कितनी दफा अगर कपड़े को कोई गलाजत लग जाए तो कितनी दफा धोने से पाक हो जाता है? कहा 3 दफा। तो एक दिन आपने एक कपड़ा जो था अपना साफ कर रहे थे तो 4-5 मरतबा उसको धोया। अच्छा, तो जो साहिल, उसने पूछा साहिल ने, उसने कहा हुजूर मैंने तो आपसे पूछा था, आपने कहा 3 दफा धोने से पाक हो जाता है। उन्होंने कहा वो फतवा था, ये तकवा है। ठीक है। तो तकवे का तकाजा था। तकाजा ये है जी, ठीक है। लेकिन बहरहाल अब जो कुछ हुआ और जिस तरह हुआ, मैं नहीं समझता कोई अच्छा हुआ। जी, क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब जो है ना, देखिए अदालत अगर ये कहे कि आप इन पर दहशत गर्दी का मुकदमा भी कायम कर ले, ये दफा वो भी लगा ले, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। ठीक है। इतना जो मुद्दई है उसको दरखास्त पेश करनी लेकिन चाहिए। शामी साहब उनका फरार होना भी तो मुनासिब नहीं, है। वो और बात है। अच्छा, देखिए अगर आप एक हाई कोर्ट कहती है कि आप दहशत गर्दी की दफा शामिल कर लें FIR में, तो जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, मतहत अदालत जी। है, उसको समाअत करनी ना मुकदमे की। ठीक है। वो समाअत क्या करेगी फिर? हाँ, ठीक है ना। हाई कोर्ट के जज ने जब ये कहा तो एक किस्म का इल्जाम ही साबित हो गया ना। ठीक ठीक। तो ये बड़ी नाजुक नदाकत है, बड़ी पेचीदगियां हैं इन मामलात में। जी, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हों या कोई और साहब हों, देखिए उनको सबको एहतियात करनी चाहिए। और जो लोग उन पर इस तरह एतराज कर रहे हैं और उनकी शख्सियत को मुतनाज़ा बना रहे हैं, उनको भी इससे एतराज करना चाहिए। तो शामी साहब ये भी मुनासिब जी। बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहते हैं, जहां पे ये मुकदमा चल रहा है? अब आज उन्होंने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भी एक बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में तो कहा गया है, अहमद कसूरी साहब ने कहा, जी, अहमद रजा कसूरी साहब अहमद ने। कसूरी साहब कहते हैं कि जो जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड। यानी अगर तेजी से जज इंसाफ किया जाएगा तो इंसाफ कुचला जाएगा। ठीक है। असल बात यह है कि परवेज मुशर्रफ साहब की वालदा की बीमारी की बात हुई है जी, बिल्कुल। और गालिबन 95 साल की उम्र जी, है। बिल्कुल। देखिए अगर तो उनकी वालदा बीमार है और परवेज मुशर्रफ साहब उनके पास जाना चाहते हैं या उनकी इजाज़त करना चाहते हैं, हो सकता है बीमारी तो उनको पहले भी होगी, हलालत होगी, बेटे की जो गिरफ्तारी हुई ये मामला मजीद सदमा पहुंचा, तो उनको जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। ठीक। आपको याद होगा जी कि जब हमारे नवाज शरीफ साहब थे सऊदी अरब में जी, और उनका बेटा जो था उसकी बीमारी की खबर आई थी, हसन नवाज की, और उस वक्त जो तफसीलात आई थी उनके बीमारी की और जो कुछ बयान किया गया था, उनकी हालत बड़ी खतरनाक बयान की जाती थी। बिल्कुल। उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक फराख दिली का मुजाहरा किया था। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को जाने दिया था लंदन, उनको पासपोर्ट जारी हुआ था। हाँ। वो लंदन गए थे और उसके बाद फिर लंदन ही रहे थे। हाँ। तो ये इंसानी कदरें जो हैं हमें अपने मुआशरे में जिंदा रखनी चाहिए। यानी दुबई जाएं। दुबई जाएं, देखिए अपनी मर्जी से वो यहाँ आए हैं, ठीक है। कोई उनको इंटरपोल नहीं लेके आया, उनको मुकदमात का सामना करना चाहिए जो उन पर बने। ठीक है, अगर उनको सियासत का ज़ौक़ शौक है तो पर सामना करना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि वो दुबई जाएंगे तो फिर वापस भी आएंगे पाकिस्तान। वैसे भी वो डरते वरते तो किसी से नहीं। हाँ, बताइए इससे जी अब मुझे तो वो जब ताहिर अशरफी साहब आए मिलने के लिए, जी। वो कहने लगे, वो तो कह रहे थे परवेज मुशर्रफ साहब कि मुझे अडयाला जेल भेजो। अच्छा, हाँ, बहुत वो तो भेजने वालों ने नहीं भेजा, जी। तो वो तो डरते वरते किसी से नहीं है। ठीक है शामी साहब, वक्त हो गया एक वक्फे का। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ते नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी जनरल मुशर्रफ के केस के हवाले से। शामी साहब, अब अहमद रजा कसूरी साहब ने, जाहिर है
साबिक सदर के कहने पे एतराज़ किया होगा कि जनाब जवाद ख्वाजा साहब पे उनके रवैये से उनके मुवक्किल को शिकायत है। देखिए बात यह, मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब पर एतराज़ किया, भुट्टो साहब ने एतराज़ करते रहे, उन्होंने कहा नहीं मैं मुतमईन हूँ, मैं फैसला कर सकता हूँ। ठीक है। तो जवाद ख्वाजा साहब जो हैं बड़े नफीस जज हैं और बड़े यानी सूफ़ी मनश इंसान है, एक फरिश्ता सीरत। अच्छा। और अब अगर वो कहते हैं मैं मुतमईन हूँ कि मैं इंसाफ करूँगा, तो फिर तो वो बैठे रहें। तो शाम साहब ये जज की डिस्क्रिप्शन हाँ, है? जज ही को फैसला करना होता है। अच्छा। लेकिन हमें ये समझना चाहिए, हाँ। और हमारे जज हजरात को भी समझना चाहिए कि एक तो मुकदमा जो है ना आज चल रहा है और एक मुकदमा जो है वो तारीख में चल रहा है। ठीक है। तो परवेज मुशर्रफ साहब जितना ही हमें उनसे शिकायतें क्यों ना हो, मुलजम के तौर पर उनको भी फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। ठीक है। और ये जो मुकदमे की नौयत है, ये तकाजा करती है कि फुल कोर्ट इसको सुने। लेकिन फुल बेंच की उन्होंने दरखास्त की थी। उनकी मर्जी, मैं तो अपनी राय पे कायम रहूंगा। अच्छा। और तारीख मेरे साथ होगी। ठीक है। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ये फुल कोर्ट को ये मुकदमा सुनना चाहिए, क्योंकि असल बात यह है कि आज क्या जल्दी पड़ गई है। इस मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं भाई, इलेक्शनों को होने दो। ठीक है। अब क्यों एक साबिक आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसको दहशतगर्दी की दफा लगा रहे हैं उसको। अच्छा शाम साहब, ये बार बार बात होती है इलेक्शन का और जनरल मुशर्रफ के मुकदमे का आपस में क्या ताल्लुक है? ताल्लुक ये है हाँ। कि देखिए फौज जो है उसमें सिपाही मौजूद हैं, उसमें जनरल मौजूद हैं, उसमें वो सारे लोग मौजूद हैं जो परवेज मुशर्रफ के साथ काम भी करते रहे हैं। कई उनके बेनिफिशरी भी होंगे, कई उनके परस्तार भी होंगे, फिर साबिक फौजी भी हैं और वो सियासतदान भी हैं। ठीक। जो उनके साथ रहे हैं, उनसे डील करते रहे हैं, एनआरओ साइन किया है, कोरनच बजा लाते रहे हैं, उनके इक़्तिदार को मुस्तहकम करते रहे हैं और उनसे इक़्तिदार की लज़्ज़त हासिल करते रहे हैं। ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। ठीक है। अब ये तो सब पारसा बन जाए। हाँ। और परवेज मुशर्रफ साहब को जनाब पेश कर दे यहूदियों की तरह, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था। ठीक। तो ये बात जो है कुछ बनती नहीं है। जज्बात कहीं भी भड़क सकते हैं और हमारी तो जब नफ्सियात है। जब भुट्टो साहब पर मुकदमा चल रहा था, मैं जहां जाता था वही सूरत होती थी, कब फैसला होगा, अच्छा, कब फांसी लगेगी, कब इंसाफ होगा। अच्छा। और जस्टिस अनवारुल हक को मुझे याद है, जहां जाते मैंने 2-4 दफा अपने सामने देखा, लोगों ने घेर लिए, इतनी जल्दी हो रही, इतनी ताखीर हो रही, जल्दी करें। और आज भुट्टो साहब पर जो मुकदमा है, कोई उसकी तारीफ करता है? नहीं करता। उनके बड़े बड़े मुखालिफ जो हैं मेरे जैसे, वो भी मुंह में गुंगलियां डाल के बैठ जाते हैं। ठीक। तो परवेज मुशर्रफ साहब का जो जुर्म है, वो जुर्म का जो अब जो उनके साथ जो शरीक थे सारे के सारे, जो तौसीक कर रहे थे, जो ठप्पे लगा रहे थे, जो रेजोल्यूशन पास कर रहे थे, जो तरमीमें कर रहे थे दस्तूर में, हो सकता है हमने तो माफी मांग ली है जनाब। भाई आपने माफी मांग ली आर्टिकल 6 के तहत जुर्म करके, तो परवेज मुशर्रफ को भी माफी का मौका दे दो फिर। ठीक। यानी ये जुर्म जो है आर्टिकल 6 का, अगर पार्लियामेंट उसको माफ करती तो पार्लियामेंट से ही पूछा जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो ये इन बहसों में हम ना पड़े। ठीक। परवेज मुशर्रफ पर कानूनी कार्रवाई जरूर कर लें, लेकिन जो मुनासिब तरीके से जब हुकूमत आ जाए, बाकायदा मुस्तकिल हुकूमत, उसको मौका दे फैसला करने का कि कहां आगे जाना है, पीछे जाना है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, कि इसने गद्दारी की है, आर्टिकल 6 किस पर लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, वो फैसला करें। अच्छा शामी साहब, ये भी हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो एक ऐसी कोशिश को जिसमें आइन एब्रोगेट किया गया उसे माफ कर दे, उसे कोई मसला ही नहीं। हाँ, हुकूमत के पास ये इख्तियार है, क्योंकि हुकूमत जो है, आपको मालूम नहीं ये इख्तियार कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ। ये एनआरओ नहीं हुआ इसके तहत, नवाज शरीफ जद्दा नहीं गया उसके तहत। उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब को 14 साल कैद की सजा मिली हुई थी। गलत या सही उसकी बहस नहीं मैं करता, मिली हुई तो थी ना, बिल्कुल, और इसी अदालत ने दी थी। ठीक। और फिर वो सजा माफ हुई। तो भाई बात ये है, ये सारा काला और सफेद नहीं है। हम इन बहसों में ना पड़े, उनको फैसला करने दे जिनका यह हक है, जो मुस्तकिल तौर पर मुंतखब होकर आए। ये निगरान बेचारे जो हैं, इनको इलेक्शन कराने दें। इस वक्त तो इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, कोई दोनों ये गीत गाता चला जाए।
हम चलते हैं एक ब्रेक पे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से सिलसिला कलाम हम जोड़ेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदेद। अब हम बात करेंगे मनाजरे पे जो बार बार चैलेंज कर रहे हैं शामी साहब, इमरान खान साहब। वो कहते हैं नवाज शरीफ को कि क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो मेरा तो मुनाजरा कर लो, टीवी पे आ जाओ। हालांकि नवाज शरीफ साहब क्रिकेट खेलते रहे उनके साथ। अच्छा। और बॉलिंग करते रहे। हाँ। नहीं, बैटिंग करते रहे वो। बैटिंग करते वो तो कहते हैं 5 बार कर चुके हैं। और हजरत इमरान साहब जो है जी, उनको बॉलिंग कराते रहे। अच्छा, ये खेल पुराना चला आ रहा है। पुराना चला। तो मनाजरा जो है जी, यानी तो कर ले मनाजरा नवाज शरीफ साहब को, इसमें क्या है? नहीं, वो नवाज शरीफ साहब नहीं करते वो, बल्कि आज मरियम नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब तो मुकाबला छोड़ के भाग चुके हैं, इन्हें तो आमने सामने यानी मियाँ साहब के सामने इलेक्शन लड़ना था, वो लड़ा ही नहीं। तो मियाँ साहब उनके सामने लड़ रहे थे जाके। एक तरीका था ना जी, कि मियाँ वाली में वो खड़े हो जाते जाके उनके मुकाबले में, अगर वो उनके मुकाबले में खड़े नहीं हुए थे। हाँ। देखिए, आम तौर पर जो लीडर हजरात हैं जी, वो जो होम कॉन्स्टिट्यूंसी होती है ना, एक लीडर की एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, ठीक है, जो सिक्काबंद होती है, जहां से वो मुंतखब होता है, चला आता है, उसमें दूसरा लीडर आमतौर पे मुंह नहीं मारता जाके। ठीक है। अब बात यह है कि इमरान खान साहब को ये जोम है कि वो बड़ा मनाजरा ठीक कर लेंगे। बिल्कुल। और नवाज शरीफ साहब की तरफ से अभी तक ये चैलेंज कबूल नहीं किया गया। हाँ। इमरान, ये जो हमारी बेटी हैं मरियम जी, या कुछ कह लें या हमदा कुछ कह लें, वो और बात है। देखिए, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, ठीक है, और वो डिबेट पूरी दुनिया में टेलीकास्ट होती है, देखी जाती है। अगरचे कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ तो पार्लियामानी निज़ाम है ना। हाँ जी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जब आप किसी हल्के में जाते हैं, अब मैं देखता हूँ मुख्तलिफ टेलीविजन स्क्रीन्स पर मुख्तलिफ हल्कों के सर्वे आ रहे होते हैं, कैमरा जो है उनको पूछ रहा होता है, कैमरा के साथ कैमरामैन भी और एंकर भी, आप किसको वोट देंगे। मैं हनीफ अब्बासी साहब के हल्के में देख रहा था, इमरान खान साहब का उनसे भी मुकाबला है ना जी, वो जवाब, हर शख्स जवाब दे रहा था नवाज शरीफ को, जो मुस्लिम लीग नून का था, ठीक है, जो इमरान खान साहब का था वो इमरान खान साहब का था। जी, मैंने किस 10 लोगों के हाँ ये सुना कि हम नवाज शरीफ को वोट देंगे, ठीक है, 10-12 ने ये भी कहा होगा हम इमरान को वोट देंगे। हाँ। किसी ने नाम नहीं लिया कि हम हनीफ अब्बासी को देंगे। ठीक। तो अगरचे पार्लियामानी निज़ाम है हमारे यहाँ, लेकिन कई हलकों में, बल्कि बहुत से हलकों में वोट पार्टी को पड़ता है, पार्टी लीडर को पड़ता है। ठीक है, आमने सामने यही दो होते हैं। आमने सामने यही दो होते हैं। ठीक है। तो नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब अगर आमने सामने बैठ जाए तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन साहब, वो कुश्ती तो नहीं करनी ना। नहीं, डर ये लगता है ना कि शायद ये जाती हमले ना शुरू हो जिस तरह के रूल्स हैं बने हुए, आपको पता है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल डिबेट है उसके के रूल्स होते हैं। अच्छा अच्छा। वो रूल्स हैं कि आपके 2 आदमी आपके सामने खड़े हैं, वो सवाल किया जा रहा है उनको, पहले इस पे इत्तेफाक होगा कि सवाल करने वाले कौन होंगे। अच्छा, फिर ये होगा, एक सवाल उनसे किया गया, उन्होंने जवाब देना है, ठीक है, वही सवाल उनसे किया गया, उन्होंने जवाब देना है। अच्छा। अब वहां ये नहीं होता कि कोई कुश्ती शुरू हो जाए, कोई कबड्डी शुरू हो जाए, कोई दिंगा मुश्ती शुरू हो जाए। ये एक तरीके सलीके से डिबेट होती है, ठीक है। और जो जवाबात देते हैं लीडर, उन्हीं से जज कर लेते हैं उनके। लेकिन शाम साहब, अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, नीचे से बंदा चलता है, वो अपनी वर्थ साबित करता 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 ऊपर आता है। कैंडिडेट हो गया ना जी। अब ये लीडर तो वो बन गए। अच्छा, इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, हाँ, दोनों सिक्का बंद लीडर है। अच्छा, ठीक है ना। आप वो तो नीचे से ऊपर आ गए, ठीक है, और नीचे से ऊपर आए हैं, बड़े साल लगे हैं। यानी वो मराहिल तयशुदा है। नवाज शरीफ साहब ने भी जनाब प्रोविंशियल मिनिस्टर के तौर पे काम शुरू किया, जहां पहुंचे। और इमरान खान साहब जो है वो भी इलेक्शन लड़ते, हारते, जीतते पहुंचे। बिल्कुल। अब ये है कि एक रूल्स तय कर लिए जाए, सवाल को निंदा तय कर लिए जाए, डिबेट कर ली जाए। तो फिर इन्हीं दो के दरमियान डिबेट क्यों? क्योंकि बड़ी पार्टियां तो ये दोनों हैं, जिसे जरदारी साहब है या बिलावल साहब है, जी, तो बिलावल साहब से भी कर लीजिए। चौधरी साहब पे फिर चौधरी शुजात नहीं जी, तो देखिए ना, जो बड़ी पार्टियां हैं उनके दरमियान डिबेट होगी ना। अगर टीवी वाले चाहें वो दूसरी डिबेट्स का भी एहतमाम कर सकते हैं। ठीक। तो ये तो चैलेंज हो रहा है ना नवाज शरीफ साहब को। अच्छा। और पंजाब में मार्का भी इन दोनों पार्टियों के दरमियान लगा हुआ, तो कोई हर्ज नहीं है। इसके रूल्स तय करके इसका एक बाकायदा एक स्ट्रक्चर्ड डिबेट हो जानी चाहिए,
ठीक है। ताकि सुनने वालों को पता चल जाए कि किसके बात में ज्यादा वजन है और कोई तब्दीली कौन लाएगा और खुशहाली कौन लाएगा। वैसे आपके ख्याल में कौन ये डिबेट जीतेगा? दोनों में से कोई भी जीत सकता है, बराबर भी रह सकती। अच्छा, हाँ जी। मतलब बोलने में देखिए नवाज शरीफ साहब भी एक सर्दो गर्म चुशीदा आदमी, आप उनको भी अंडर एस्टिमेट ना करें। ठीक है। और इमरान खान साहब जो कुछ भी हो, आप अपनी जगह, वो अपनी जगह, उनकी हैसियत है, वो अच्छी गुफ्तगू करते हैं, वो फोर्सफुल बोलते हैं, लेकिन जब डिबेट होगी तो फिर देखेंगे। उसमें तो बड़ी ठंडे ठंडे तरह करें, गुस्से से करें, लोग देखने वाले फैसला कर लेंगे। ठीक है। शाम साहब अगली खबर की तरफ चलते मैं जी। एक और कहना चाह रहा था, ये दोनों पार्टियों की बात चली जी, इन्होंने किसी को टिकट दिया, किसी को नहीं दिया, एक फसाद, एक फसाद। बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में बहुत से लोगों को टिकट नहीं दिया जो एमपीएस थे। कोई जुलूस निकाल रहा है, कोई जलसा कर रहा है, कोई हंगामा कर रहा है, कोई बैंड बाजा लेके आ गया है और कोई धमकी दे रहा है, खंबे पे चढ़ गए, खंबे पे चढ़ गए, कोई खंबे पे, कोई आजाद खड़ा हो गया। इस तरह पीटीआई का हाल, एक सफेद मातम बिछी हुई है। लेकिन दो सियासी कारकुन ऐसे मेरी नजर से गुजरे हैं जिनके रवैये ने मुझे बहुत खुश किया। वो कौन कौन है? एक तो है उमर चीमा, वो पीटीआई वाले, पीटीआई के, अच्छा, और फाउंडर मेंबर्स में से हैं पीटीआई के, बहुत पहले, बहुत पहले। शामी साहब उस वक्त ये अकेले डिफेंड किया गया। हाँ जी, और बड़े अच्छी गुफ्तगू करने वाले। मगर शफकत महमूद साहब शामिल हुए, इमरान खान साहब का दिल उन पे आ गया, उनको इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया। उसके बाद उमर चीमा साहब जो थे पार्टी के साथ वाबस्ता रहे। अब उन्होंने जावेद हाशमी के मुकाबले में भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन जाहिर है जावेद हाशमी साहब जीत गए। अब ये उमर चीमा साहब ने 2 हलकों में दरखास्त दी। अच्छा, एक हल्के में तो जनाब शफकत महमूद साहब को नहीं, हामिद खान साहब को अच्छा टिकट मिल गया डिफेंस से, लाहौर से, उनको नहीं मिला। और दूसरा टिकट सूबाई असम्बली का मांगा उन्होंने, वो हाफिज फरद को मिल गया, उनको नहीं मिला। अच्छा, तो अब उनको कोई टिकट नहीं मिला और बेटिकट फिर रहे हैं अब वो। ठीक है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जनाब आपको टिकट नहीं दिया गया, इस पर क्या रद्द अमल है आपका, आजाद खड़े होंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं मेंबर बनने के लिए पार्टी में शामिल नहीं हुआ था, मेरी एक कमिटमेंट थी, एक नजरिया था, मैं उसके साथ वाबस्ता हूं, आफरीन है, मुझे टिकट नहीं दिया, पार्टी की जिम्मेदारी। आफरीन है। तो मुझे जनाब उनकी बात पे बड़ा अच्छी लगी बात उनकी, और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। दूसरे डॉक्टर सईद अली साहब हमारे, अच्छा, ठीक है। देखिए मोनस इलाही के मुकाबले में उन्होंने इलेक्शन लड़ा। फकीरी में कुछ नहीं है, जेब भी खाली है, घर भी खाली है। ठीक है। उनके वालिद साहब थे शेख हमीद अलाई मरहूम, सरकारी अफसर थे, कमिश्नर रहे, सेक्रेटरी रहे, बड़ी दयानत और अमानत के पुतले। सरकारी घर में नहीं रहे, अच्छा, एक छोटे से घर में 10 मरले का घर लेके उसमें रहे, जिंदगी उसमें गुजार दी। तो डॉक्टर सईद अलाई जो है पीएमए के लीडर भी, डॉक्टरों के बिल्कुल, स्टूडेंट लीडर भी रहे, और मुस्लिम लीग नून के साथ कमिटमेंट, दानिशवर, दानिशमंद। और जो चंद लोग हैं ना अरकाने असेंबली, जिन्होंने अपने ठेकेदारों से अपने डेवलपमेंट के काम नहीं कराए। हाँ, पहले ठेकेदार रजिस्टर कराए जाते हैं, ठीक है। फिर उनसे काम कराए जाते हैं। आप खुद समझ लें उसका मतलब क्या होता है। डॉक्टर सईद अलाई ने अपना कोई ठेकेदार रजिस्टर नहीं कराया। अच्छा, एक पैसा जो है उन किसी और मसरफ पे नहीं गया, सब डेवलपमेंट पे लगा। ठीक है। और उनको टिकट नहीं दिया, वो क्या कहते हैं? और टिकट दे दिया जनाब अख्तर रसूल को। उनके हल्के में तो वो ख्वाजा सलमान रफीक साहब आ गए जी, और दूसरे हल्के में नाम लिया वहां जनाब अख्तर रसूल साहब आ गए, और सईद अली साहब जो है देखते रह गए, बेटिकट। वो भी घर बैठ गए। उनसे पूछा गया कि भाई आप आजाद इलेक्शन लड़ेंगे? उन्होंने कहा पार्टी का टिकट था, पार्टी ने नहीं दिया, मैं तो ना जागीरदार ना सरमायादार। तो पार्टी से वास्ता रहना है, पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ना। बहुत खूब। तो मुझे ये बात भी बड़ी पसंद आई, डिसिप्लिन यानी। तो ये 2 सियासी कारकुन जो हैं, अगर सारे सियासी कारकुन और सियासतदान इनकी तरह हो जाएं तो पार्टियां हमारी जो है इस कदर नज़्म ज़ब्त उनमें आ जाएगा, और इस कदर जमहूरी अमल मुस्तहकम होगा कि आपका बात, यानी हम सालों का सफर महीनों में तय कर सकते हैं। शाम साहब, वक्फा हो गया है एक, और वक्फे के बाद हम गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। और आज मैं आपको पहले बता दूं कि हम आपके सवालात आज भी नहीं ले सकेंगे, इनको फिर कल तक के लिए उठा रखिए। बहरहाल अभी लेते हैं एक ब्रेक। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, अब ज़रा हम
अपने एहतसाब की तरफ चलें, जो अदालत की तरफ से लिस्ट जारी हुई है, सीक्रेट फंड्स। पहली बात तो ये समझें कि सीक्रेट फंड है क्या। सीक्रेट फंड ऐसा फंड है जिसका ऑडिट नहीं होता जिस तरीके से दूसरे अकाउंट्स का होता है। ठीक है। इसका एक स्पेशल ऑडिट होता है। अच्छा। बस इसलिए इसको खुफिया रखा जाता है। अच्छा। इसको खुफिया फंड इसलिए कहते हैं। ठीक। असल में हमारे अपने ही भाई बंद जो हैं वो दरखास्तें लेके सुप्रीम कोर्ट में गए। गोया हमें अपना ही मुंह काला करने का बहुत शौक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी तुली बैठी होती माशाल्लाह। उसकी जो समाज शुरू हुई, एक तो पहले हमारी जो पेमेंट्स हैं वही रोक ली गई है। ठीक है। अल्लाह तौबा करके जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज थी उनकी तरफ पैसे ड्यू थे, वो हुकूमत ने मंजूरी दी और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने वो रोके हुए हैं कि आप अदायगी नहीं करें। हालांकि वो सीक्रेट नहीं है। हाँ जी। और आरिफ नदामी साहब से मैंने कहा कि ये अखबार नवीस है, मारा गया है बेचारा, जहां बहक हो गया है, इसको इसकी कुछ इमदाद कर दे। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने तो हमारे अकाउंट रोके हुए हैं। अच्छा। हम तो जिनकी इमदाद करना चाहते हैं, जो जख्मी हो गए हैं, जो मारे गए, वो भी नहीं कर सकते कुछ। तो अब आप मुझे बताइए, अब ये जो आई है जी, ये एक आदमी होटल में, अब मुझे वजीर आजम बुलाता है या वजीर इत्तलात बुलाता है या सदर साहब बुलाते हैं, ठीक है, और मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो मुझे किसने काटा है? वो भेड़ ने काटा है या कुत्ते ने काटा है? बल्कि कि मैं अपना टिकट खर्चूं और उनकी खिदमत में हाजिर हूं, उनकी गुफ्तगू सुनूं और फिर अपना टिकट खर्च करके वापस आऊं। यानी देखिए, दुनिया में मुमकिन नहीं। दुनिया में यही दस्तूर है, जो हमारे तरक्की से इंडिया में भी यही है, हर जगह यही। जब आप किसी को बुलाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां बुलाती हैं भाई, आपने कुछ सेमिनार कराना है, एनजीओ बुलाती हैं, आपको टिकट देती हैं, आप टिकट दे दिया। किसी को कोई बच्ची बीमार हो गई, कुछ पैसे दे दिए। ठीक है। अब जितने भी नाम आए हैं, एक दो को छोड़कर बाकी सारे ही नाम वो है कि भाई को वहां गया मेहमान और टिकट का उन्होंने होटल का बिल दे दिया। और होटल भी को बहुत बड़े बड़े नहीं, वो बड़े हों छोटे हों, अब उस पर जरा वो तंगड़ हो गया। यानी इस मुल्क में हर चीज का तमाशा, और हर चीज हर अल्ताफ साहब कहा करते हैं, अल्ताफुद्दीन कुरैशी साहब का एक शेर है, मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा। अंधों ने मिलकर शोर मचाया है 400, अच्छा। ता सुन सके ना कोई किसी दीदावर की बात। वाह। अब शोर मच गया, जनाब ले गए, सीक्रेट फंड हो गया, करोड़ों रुपए। एक आध टीवी पे कोई नजर अनायत हुई है एक प्रोग्राम की, हाँ। अब उसकी तहकीकात की जाए उसके पीछे क्या है। बाकी एक मामूल की देखिए, हुकूमतें जो हैं, हुकूमतें चलती हैं, या आप बड़े बड़े जो कारोबारी इदारे हैं उनके देख ले, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के फंड से इतने खर्चे उनके भी होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट अपना अकाउंट तो ऑडिट करने को तो कह दिया, ऑडिट करवाएंगे हम खुद, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। और ये मुमलकत का निजाम है, इसको मजाक ना बनाया जाए। और इसमें निकला क्या है? चूहा भी नहीं निकला इस पहाड़ में से। तो मैं अपने अखबार नवीस भाइयों से भी अर्ज करूंगा, वो सियासतदानों की तरह न बन जाएं। ठीक है। अपनी इज्जत की भी हिफाजत करें, अपनी बरादरी की भी इज्जत करें। वैसे शामी साहब शुक्र है ये 2011 से पहले की नहीं है, वरना मेरा नाम भी डेफिनेटली होता और शायद आपका भी आ जाता। हो जाता तो उसमें क्या मतलब इन्हीं तो तमाशा है ना, ये तो इतना बड़ा मजाक है कि मैं इसके कोई लफ्ज मुझे समझ नहीं आते कि मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूं। ठीक है। अल्लाह ताला हमें अक्ल दे जी, और हमारे तमाम अदारों को भी अक्ल दे और होश दे। शामी साहब, एक और खबर है, जो खसरा है वो मुसलसल शामी साहब फैल रहा है लाहौर में, पंजाब में। हजूर, ये खसरा चल के पहुंचा है सिंध से यहाँ। जी ठीक है। दर्जनों बच्चे जो है, सैकड़ों बच्चे इसका निशाना बने। 200 के ज्यादा तो सिंध में हलाक हो चुके हैं और पंजाब में कोई 50 के करीब हलाक हुए हैं, और अभी तक ये काबू में नहीं आ रहा। जब मालूम किया गया, पता चला कि ये जो इसके टीके लगने थे ना, उसका इंतजाम ये था कि वो जून से शुरू करेगी गवर्नमेंट। ये 3-4 साल पहले शुरू हो जाने चाहिए थे टीके लगने। अच्छा अच्छा। ये 3-4 साल का एक साइकिल होता है। ठीक है। मगर उन्होंने कहा जी ये पैसे आएंगे बाहर से, अच्छा अच्छा अच्छा, यूएनओ से, और वो पैसे उसके खर्च होंगे। ठीक। अब मालूम हुआ कि पैसे तो आए, अब वो बाहर वाले डोनर भाग गए, क्योंकि झगड़ा ये पड़ गया कि सूबों को मिले कि सेंटर को मिले। अच्छा। सेंटर की ब्यूरोक्रेसी ने कहा हमें मिले, सूबों की ने कहा हमें मिले।
तो कोई डिवॉल्व हो चुका है हेल्थ का हाँ, डिपार्टमेंट। बिल्कुल। तो ये हमारे जो नजम सेठी साहब हैं, हाँ, उन्होंने 1 अरब से जायद रकम किसी दूसरे फंड से निकाली है और महकमा सेहत को दी है कि आप इसके टीके शुरू करें और इसकी वैक्सीन मंगवाई जाए इमरजेंसी बुनियादों पर। इसके जो दूसरा साजो सामान है वो मंगवाया जाए और ये काम शुरू हुआ है। और 3-4 साल पहले इसका नोटिस नहीं लिया गया, ना ध्यान किया गया। और वो जो पहले पैसे थे वो जो आने हैं नहीं, अभी आए नहीं ना। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। डोनर भैया आप तो झगड़ा तय करें वफाक का और मरकज का और सूबे का। ठीक। सूबों का सिंध में भी ये वबा सिंध से आई है ना जी, बिल्कुल। वहां से ट्रेवल करके यहाँ पहुंची है, अब ये खैबर पीके की तरफ जा रही है। अब ये जो वैक्सीन है इनकी और जो दूसरे टीकों का सामान है, जो इंजेक्शन लगाने के, वो पैसे नहीं है हमारे पास, उनकी एलोकेशन नहीं थी। अब उसके लगने शुरू होंगे 5-7 दिन में। अच्छा। और फिर पता नहीं किस तरह ये वबा रुकेगी और कैसे। यानी 200-250 बच्चे जो हैं हमने इस ब्यूरोक्रेसी के, पता नहीं कितने ब्यूरोक्रेटिक लड़ाई के और हुकूमतों के तरजीहात जो हैं, जो काम 4 साल पहले होना चाहिए था क्यों नहीं हुआ, 3 साल पहले क्यों नहीं हुआ। शामी साहब, ये सिस्टम कोलैप्स की अलामत नहीं है वैसे? नहीं, सिस्टम कोलैप्स क्या, हमारी प्रायोरिटीज नहीं है। सेहत है, रोड सेफ्टी है, सैकड़ों लोग मर जाते हैं रोज सड़कों पे, आप गौर ही नहीं करते। ये जो आपके ड्राइवर हैं अनगढ़त, कोई इनको कोई जिम्मेदार होता है? ठीक। आप मुझे बताएं, डाइवू जो है उसमें आज तक कितने दफा एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ियों? हार्डली शायद एक। तो दूसरी गाड़ियों क्या हाल है? में दूसरी कंपनियों का एवरी अदर ना, कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोग मरते चले जाते हैं, खसरे से मर जाएं, ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर जाएं, गलत दवाइयां खाने से मर जाएं, जाली दवाइयां खाने से मर जाएं, वो सिरप पीने से मर जाएं, बस मरते चले जाएं। और हमारे जो हुक्मरान हैं वो बांसुरी बजाते चले जाएं। शामी साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। कल फिर हम अपने नाजरीन की खिदमत में इसी वक्त इसी जगह से हाजिर होंगे। हमें तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।